भाभी आज खाने में क्या बनाया है? रागिनी दाल चावल तो बना लिए, रोटी भी बन गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है सब्जी में क्या बनाऊं। इस पे इतना सोचना क्या है, मैं मोमोज की चटनी ले आती हूँ, फिर दाल चावल के साथ मस्त मोमोज चटनी खाएंगे। ये भी सही रहेगा, सब्जी भी बनानी नहीं पड़ेगी और मोमोज चटनी के साथ खाने का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। भाभी 2 गुना नहीं 10 गुना। आप खाना लगाइए, मैं अब भी मोमोज चटनी लेकर आती हूँ। इतना कहकर रागिनी मोमोज की चटनी लेने चली जाती है। कुछ ही देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने आ जाते हैं। इशिका, खाना तो बहुत अच्छा बना है। बेटा, मोमोज चटनी के साथ तो कोई भी खाना अच्छा ही लगता है। माँ, आपके कहने का मतलब है खाना अच्छा नहीं बना, मोमोज की चटनी अच्छी बनी है। नहीं नहीं, खाना भी अच्छा बना है, पर जब जीभ में मोमोज चटनी के चटकारा आते हैं ना, तो स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। ये तो सही कह रही हो माँ, रोटी का स्वाद किसी भी सब्जी से इतना अच्छा नहीं आ सकता जितना मोमोज की चटनी के साथ आता है। रागिनी, तुम रोटी की बात कर रही हो, अगर ये दाल चावल में मिलाकर खाओ ना तो दाल चावल कब खत्म हो गए पता ही नहीं लगता। रागिनी के घर में सब सब्जी की जगह मोमोज चटनी खाते थे। उसकी भाभी हर रोज सब्जी नहीं बनाती। एक दिन इशिका ने सोचा मोमोज चटनी घर पर ही बनाना सीख लिया जाए। रागिनी, आज शाम को जब मोमोज चटनी लेने जाओ ना तो उन मोमोज वाले भैया से मोमोज चटनी की रेसिपी ले आना। लेकिन क्यों, रेसिपी की क्या जरूरत है, मैं मोमोज चटनी बाहर से ले तो आती हूँ। रागिनी, जो चीजें हम खाते हैं उन्हें घर पर बनाना सीख लेना चाहिए, तभी अच्छा रहता है। ठीक है, मैं मोमोज वाले भैया से रेसिपी ले आऊंगी। आप मोमोज की चटनी बनाना मुझे भी सिखा देना। क्यों नहीं, हम दोनों साथ में बनाएंगे। फिर एक दिन इशिका और रागिनी मिलकर मोमोज की चटनी घर पर ही बनाती है। खाने को टेबल पर रखकर सब खाने बैठते हैं। माँ जी, खाकर बताइए आज मोमोज की चटनी कैसी बनी है। रोज जैसा टेस्ट है या कुछ अलग लग रहा है? आज ऐसा क्या है भाई, क्या दूसरे ठेले से चटनी मंगाई है? माँ, चटनी मंगाई नहीं है, बल्कि भाभी और मैंने मिलकर घर पर बनाई है। अरे वाह, अभी मोमोज चटनी खाकर तुम दोनों का नंबर देता हूँ। वाह बहू, चटनी तो ठेले वाली चटनी से भी अच्छी बनी है, एकदम चटपटी और मजेदार। सही कहा माँ, चटनी तो 10 आउट ऑफ 10 बनी है। रागिनी, ऐसी मोमोज की चटनी बनाना सीख ले, ससुराल में सब तेरे फैन हो जाएंगे। ओ, मुझे याद आया, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा। हाँ माँ, बताओ। हम पिछले महीने कृष्णकांत जी का लड़का धीरज अपनी रागिनी के लिए देख कर आए थे ना, उनका फोन आया है। उन्हें हमारी रागिनी पसंद है और वो शादी के लिए तैयार है। माँ जी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। वो लोग तो इतने अमीर हैं, हमारी रागिनी तो माला माल हो जाएगी। सही कहा बहू। कुछ ही दिनों में रागिनी की धीरज के साथ शादी हो गई। शादी करके जब वो बड़े घर में आ गई तो वहाँ के लोग, उनका रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग था। शादी के कुछ दिन बाद, भाभी आज तो आप खाना बना रही हो, क्या क्या बना लिया है? पहली रसोई में तो हलवा बनाया था, आज पूरा खाना बना रही हूँ। मैं तो आपके हाथ का खाना खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मैंने खाने में दाल चावल बना लिए हैं, चटपटी मोमोज की चटनी बना रही हूँ। रोटी सेक लो, उसके बाद सबको खाना लगा दूंगी। भाभी, सिर्फ दाल चावल और रोटी? नहीं, मोमोज की चटनी और सलाद भी है। ये तीखी चटनी खाने का ना स्वाद बढ़ा देती है। भाभी, अपने सब्जी की टोकरी में नहीं देखा मम्मी ने कितनी सारी सब्जी लेकर रखी है? कम से कम 2 सब्जियां तो बना लेती। रूही, मोमोज की चटनी होना तो सब्जी खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये सब्जी का काम भी करती है। तब तक किचन में सीमा आ जाती है। बहू, ये क्या कह रही हो? चटनी सब्जी का काम कर जाती है? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। वही तो मम्मी, मैं भाभी से कह रही हूँ, आपने एक भी सब्जी नहीं बनाई। बिना सब्जी की रोटियां कैसे खाई जाएंगी? माँ जी, मैं मोमोज की चटनी बना रही हूँ, ये बहुत चटपटी और टेस्टी होती है, इससे रोटियां खा सकते हैं। बहू, अगर तुम्हें सब्जी काटने में, बनाने में इतनी दिक्कत हो रही थी तो मुझसे कह देती, मैं बना लेती। अब घर के आदमियों को चटनी से रोटी थोड़ी ना खिला देंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी सब्जी भी बना देती हूँ। भिंडी और कटहल की सब्जी बना लो, ये अगर ज्यादा दिन रखी रही तो खराब हो जाएंगी। जी माँ जी, अभी बना लेती हूँ। रागिनी भिंडी की सब्जी काट लेती है, लेकिन उसे कटहल की सब्जी काटनी नहीं आ रही थी। उसे कोई भी सब्जी बनाना नहीं आता था, क्योंकि उसके घर में कभी भी सब्जी बनती नहीं थी। उसकी भाभी हमेशा सब्जी की जगह पर मोमोज की चटनी यूज करती थी। मुझे तो पता ही नहीं कटहल कैसे कटता है। एक काम करती हूँ, कटहल की सब्जी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। अभी सब अपने काम में बिजी हैं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। रागिनी अपने फोन से कटहल की सब्जी ऑर्डर कर देती है। भिंडी की सब्जी कैसे बनानी है इंटरनेट पर देखकर जैसे तैसे बना लेती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बहू।
सभी लोग खाने का बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अब खाना टेबल पर भी लगा दो। जी माँ जी, अभी लगा देती हूँ। रागिनी सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। बाकी खाना तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन भिंडी की सब्जी में तेल कच्चा रह गया है। खाना बहुत अच्छा बना है, और स्पेशली कटहल की सब्जी तुमने बिल्कुल होटल जैसी बनाई है, खाकर मजा आ गया। रागिनी सच में आज खाना खाकर मजा आ गया। बस इसी तरह कटहल की सब्जी रोज बना दो तो रोज 2 रोटी ज्यादा खाने लगूंगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहू ने तो आधे घंटे में दोनों सब्जी बना दी। रागिनी ऐसे ही हर रोज टेस्टी सब्जी बनाएगी। भाभी मुझे कटहल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है सारा कटहल खा जाऊं। आप लोगों को मोमोज वाली चटनी पसंद नहीं आई? ये मोमोज चटनी वगैरह मम्मी पापा तो खाते नहीं, मैं खा लेती हूँ। मैं खाना भूल गई थी, अभी खाकर बताती हूँ। लीजिए धीरज भैया, आप ही खाकर देखिए। धीरज मोमोज वाली चटनी खाकर कहता है, इतनी तीखी, ऐसा लग रहा है इस चटनी में मिर्ची की सिवा कुछ पड़ा ही नहीं। हाँ, ऐसी चटनी खाकर पेट में तो जलन हो जाएगी। तब तो मैं ये चटनी चखने वाली भी नहीं हूँ, इतना अच्छा खाना खाया। अब मोमोज वाली चटनी खाकर मैं अपना मुंह खराब नहीं करूंगी। सारे लोग खाना खाकर चले जाते हैं। रागिनी अपने रूम में आकर अपनी माँ से फोन पर बात करती है। हेलो माँ, कैसी हो? मैं सही हूँ बेटा, तुम बताओ वहाँ सब ठीक तो है? माँ मैं ना बहुत परेशान हूँ, यहाँ रोज नई नई सब्जी बनती है। मुझे सादी सब्जी भी बनाने नहीं आती, ये तरह तरह की सब्जी कैसे बनाऊं? आज इंटरनेट पर वीडियो देखकर भिंडी बनाई तो उसमें तेल कच्चा रह गया। अब क्या करूं बेटा, हमारे यहाँ तो सब्जी कभी कभी बनती है। तुमने वहाँ मोमोज की चटनी नहीं बनाई? अगर वो बना देती तो वो लोग सब्जी खाना ही भूल जाते। माँ मैंने मोमोज की चटनी बनाई पर किसी ने खाई नहीं। यहाँ ज्यादा कोई मिर्ची नहीं खाता। चलो फोन रखती हूँ, बुला रहे हैं। कुछ दिन बाद, बहू आज मैं कटहल लेकर आई हूँ। धीरज और उसके पापा को तुम्हारा बना कटहल बहुत पसंद आया था। अब आज शाम के खाने में कटहल और अरबी की सब्जी बना लेना। जी माँ जी। सीमा जी किचन से चली गई। उस दिन तो कटहल मैंने ऑनलाइन होटल से मंगाया था, आज भी कुछ करना पड़ेगा। और फिर ये अरबी की सब्जी, पता ही नहीं इसे छिलते कैसे, बनाते कैसे। भाभी आज फिर से कटहल की सब्जी बनेगी, मजा आ जाएगा। रूही मुझे अरबी काटना नहीं आता, तुम मेरी हेल्प कर दोगी? इसमें काटने जैसे कुछ नहीं है, इसे उबाल कर आसानी से इसके छिलके उतार दो और इसे हरी मिर्च के साथ कढ़ाई में फ्राई कर लो। रूही इतना कहकर वहां से चली जाती है। मैंने बेकार में ही रूही से पूछा, मुझे पता होना चाहिए यहाँ कोई भी मेरी हेल्प नहीं करेगा। उबालने रख देती हूँ, इंटरनेट पर वीडियो देखकर फ्राई कर लूंगी। जितनी देर में अरबी उबल रही है मैं इस रेस्टोरेंट से कटहल ऑर्डर कर देती हूँ, खाने के टाइम तक तो आ ही जाएगा। रागिनी सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे वाह रागिनी, आज तुमने कटहल बनाकर मेरा दिल खुश कर दिया। इसकी खुशबू से ना मेरी भूख बढ़ जाती है। मैंने अरबी की सब्जी भी बनाई है, ये भी लीजिए। अरबी की सब्जी तो मम्मी की फेवरेट है, उन्हें सर्व करो। खुशबू तो अच्छी आ रही है, खाकर देखती हूँ ये सब्जी कैसी बनी है। जी माँ जी। सीमा अरबी की सब्जी के साथ निवाला मुंह में रखती है और मुंह बना लेती है। तुमने अरबी को सही से धोया नहीं था क्या? इसमें कितनी रेत है? इतना कहकर सीमा किचन की तरफ चली जाती है। उधर से वो जब आती है तो रेस्टोरेंट के रैपर में से किचन में रखा कटहल दिख जाता है। ये क्या बहू, तुमने कटहल रेस्टोरेंट से मंगाया और हम सबसे झूठ बोला कि कटहल तुमने बनाया है? ओ माँ जी, मुझे सब्जी बनानी नहीं आती तो मैंने सब्जी बाहर से ऑर्डर कर दी। मतलब ये टेस्टी कटहल की सब्जी आपने नहीं बनाई बल्कि रेस्टोरेंट से मंगाई है? मैंने आप सबसे झूठ बोला, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। बहू अगर तुम्हें सब्जी बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, आज से मैं तुम्हें सब्जी बनाना सिखाऊंगी। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी है। कुछ महीनों बाद रागिनी अपनी सास से टेस्टी टेस्टी सब्जियां बनाना सीख ही जाती है। एक समय की बात है जब कैलाश और शांति अपने बेटे महेश के साथ एक घर में रहते थे। महेश की माँ का नाम वैसे तो शांति था, पर बिल्कुल शांत नहीं रहती थी। वो बड़ी ही तेज और चालाक थी। शांति को अपने बेटे के लिए एक लड़की की तलाश थी। उसने काफी लड़कियां देखी थी पर आज तक कभी किसी लड़की को पसंद नहीं किया था। वो लड़कियों से ऐसे ऐसे सवाल करती थी कि कोई भी लड़की उसका जवाब नहीं दे पाती थी। अरे शांति, तुमने फिर एक लड़की को रिजेक्ट कर दिया। अरे तो तुमने देखा नहीं कि वो लड़की कितनी बड़ी बेवकूफ थी? अब ऐसे लड़की के पल्ले बांध दूं क्या अपने इकलौते बेटे को? आखिर आगे चलकर उसे पूरा घर संभालना है। मैं अपने बेटे की शादी करूंगी तो किसी बुद्धिमान लड़के से करूंगी।
महेश दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। वो तो अपनी माँ की बात सुनकर सर ही पकड़ लेता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस के बाद वो राखी से मिलता है। क्या हुआ महेश, आज तुम कुछ उदास दिख रहे हो, कोई बात हुई है क्या? अब क्या बताओ राखी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। माँ ने फिर कोई लड़की देखी थी और उसे रिजेक्ट कर दिया। तो ये अच्छी बात है ना, अगर वो किसी और को पसंद कर लेंगी तो फिर हमारी शादी कैसे होगी? हाँ, पर वैसे भी तो हमारी शादी होना कितना मुश्किल है। तुमको पता है कि माँ कितनी चालाक है, और मैं तुमको उनसे मिलवाऊं कैसे? वो तो लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ है। वो चालाक है तो मैं भी कम बुद्धिमान नहीं हूँ। अब तुम बस वैसा करो जैसा मैं तुमको कहती हूँ। राखी के कहने पर महेश बिल्कुल वैसा ही करता है। वो अपनी माँ से जाकर कहता है, माँ वो जो मेरा दोस्त है ना राकेश, उसकी अगले महीने शादी है। वो बोल रहा था कि माँ और बाबूजी को जरूर लेकर आना। अरे वो तो तुझसे उम्र में छोटा है, करती होगी उसके माँ बाप ने ऐसे ही किसी भी लड़की से उसकी शादी पक्की। मैं थोड़ी ना ऐसे करूंगी, वक्त लग जाए पर लड़की ढूंढूंगी तो सबसे बुद्धिमान। अरे माँ, उसकी माँ तो आपसे भी ज्यादा तेज है। उन्होंने तो अखबार में इश्तिहार निकलवा दिया था राकेश की शादी के लिए। फिर तो इतनी लड़कियों के रिश्ते ही रिश्ते आने लगे थे, और उसमें से उन्होंने एक लड़की कर ली पसंद। अब शांति के दिमाग में भी यही बात बैठ जाती है। वो भी अखबार में महेश की शादी के लिए इश्तिहार निकलवा देती है। उसके बाद महेश के रिश्ते के लिए बहुत सी लड़कियों के रिश्ते आते हैं। शांति रोज एक लड़की से मिलती और उसको रिजेक्ट करती जाती। फिर एक दिन राखी शांति से मिलने आती है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम राखी है। कितनी पढ़ी लिखी हो, क्या करती हो? जी मैंने एमए कर रखी है और एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ। अच्छा मैडम हो, फिर तो काफी बुद्धिमान होना चाहिए तुमको। फिर तो मेरी दी गई तीनों परीक्षा में तुमको पास हो जाना चाहिए। जी, बुद्धि तो इंसान के तजुर्बे से बढ़ती है। जो समझदारी बड़ों में है वो हम बच्चों में कभी नहीं हो सकती। पर हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि आपको निराश ना करूं। ठीक है ठीक है, चलो तुम्हें खाना बनाना तो आता ही होगा। जी बिल्कुल आता है। तो फिर पहली परीक्षा तुम्हारी यही है, रसोई में जाकर कुछ बढ़िया सा खाना बनाओ। जी। राखी रसोई में जाती है और आलू मटर की सब्जी बना देती है और शांति के पास आकर कहती है, जी मैंने आलू मटर की सब्जी और रोटी बना दी है। ठीक है, तो यहीं रुक, मैं देख कर आती हूँ। शांति रसोई में जाती है और सब्जी चख कर देखती है। सब्जी तो बड़ी ही स्वाद होती है, पर शांति को तो राखी की बुद्धि देखनी थी। वो फटाफट नमक का डिब्बा निकालती है और सब्जी में 2 चम्मच नमक भर देती है। उसके बाद वो राखी को आवाज देती है, ए राखी, इधर तो आओ। जी अभी आई। राखी अंदर जाती है तो शांति शक्ल बनाकर राखी से कहती है, ये कैसी सब्जी बनाई है तूने? क्या खाना बनाना नहीं आता? इतना नमक भर रखा है सब्जी में, सारा मुंह कड़वा हो गया मेरा। थू 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 थू। पर मैंने तो नमक बिल्कुल ठीक डाला था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तू खा कर देख ले। अब बता हम क्या खाएंगे? तेरे पास बस 15 मिनट है, 15 मिनट में तू खाना टेबल पर लगा देना। राखी सब्जी चखती है तो उसे सब समझ में आ जाता है कि ये सब शांति ने किया है। वो मुस्कुराती है। उसके बाद वो आटा लेती है और छोटी छोटी गोली बनाकर सब्जी में डालकर थोड़ी देर गैस चालू कर देती है। उसके बाद वो सबके लिए बाहर खाना लेकर आती है। ये लीजिए गर्मा गर्म खाना। अरे तो बड़ी जल्दी खाना ले आई। देखती हूँ आप क्या लेकर आई है। शांति सबको खाना परोसती है। सब लोग एक एक करके खाना खाते हैं और शांति उनकी शक्ल देख रही होती है। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और सब खाने की तारीफ कर रहे थे। शांति भी उसके बाद सब्जी चखती है और उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने पहले चखा था। अब तो ठीक है ना सब्जी? नमक तो नहीं है ना ज्यादा? अरे इतनी जल्दी कैसे ठीक कर लिया तूने इसको? आटे की गोलियां बनाकर मैंने सब्जी में डाल दी और सारा एक्स्ट्रा नमक उन गोलियों ने सोख लिया। ये तो बस पहली परीक्षा थी, अभी 2 और बाकी है। अब अगले दिन राखी की दूसरी परीक्षा होती है। राखी को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है, पर शांति के पास मुश्किल से मुश्किल परीक्षा तैयार थी। तो तैयार हो दूसरी परीक्षा के लिए? जी बिल्कुल। जा, ये ले महेश की शर्ट, इसे जाकर इस्त्री कर दे। आज उसके दोस्त राकेश की शादी है ना, उसे इसी शर्ट को शादी में पहन कर जाना है। जी माँ जी, पर मेरी दूसरी परीक्षा? अरे यही तो है तेरी दूसरी परीक्षा। राखी को बड़ा अजीब लगता है कि उसे तो आज इतनी आसान परीक्षा दे दी है।
वो शर्ट लेकर जाती है और इस्त्री करने लगती है। तभी वो देखती है कि शर्ट में हल्दी का बहुत बड़ा दाग है। हे भगवान, इसमें तो इतना बड़ा हल्दी का दाग है। वो शर्ट लेकर शांति के पास जाती है। देखिए ना, इसमें तो इतना बड़ा हल्दी का दाग है। यही तो है तेरी परीक्षा। तुझे क्या लगा तेरी परीक्षा इतनी आसान होगी? ओह, समझ गई। राखी शर्ट लेकर जाती है और काफी देर तक वापस नहीं आती। शांति हंसने लगती है। मुझे तो पहले ही पता था इस परीक्षा में फेल हो जाएगी। अब सोच रही होगी कैसे शक्ल दिखाऊं। जी मैं आ गई और शर्ट अच्छे से प्रेस करके अलमारी में टांग दी है। और वो दाग? वो तो गायब। पर कैसे? थोड़ा सा डिटर्जेंट और उस पे थोड़ा सा सिरका और बस ठंडे पानी में डालकर थोड़ी देर भिगो कर रख दिया। दाग गायब। सूखने में थोड़ा वक्त लगा, इसीलिए आपको इंतजार करना पड़ा। हाँ, दिमाग तो है भाई। कोई नहीं, अभी सबसे मुश्किल और तीसरी परीक्षा बाकी है। तैयार हो ना? जी बिल्कुल तैयार हूँ। बस फिर शांति पूरी रात राखी के लिए मुश्किल से मुश्किल परीक्षा सोचने लगती है। सुबह होते ही राखी घर आती है, पर उसे घर में कहीं शांति नहीं दिखती। अरे बेटा, तुम आ गई, पर शांति की तबीयत बहुत खराब है। जी क्या हुआ उनको? वो तो कल तक बिल्कुल ठीक थी। हाँ बेटा, ठीक ही थी, पर पता नहीं अभी अचानक उसके पेट में बड़ा तेज दर्द शुरू हो गया था। पेट पकड़ कर बैठी है। मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ, मिल लो, जाओ। राखी अंदर जाकर शांति से मिलती है। शांति अपना पेट पकड़कर बैठी होती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है। आए मेरा पेट, आज तो मैं मरी जाऊंगी। मैंने सुना आपकी तबीयत बहुत खराब है। तो तुझे क्या हंसते हुए दिख रही हो? देख नहीं रहा मेरे पेट में कितना दर्द है? तू तो बड़ी बुद्धिमान है ना। बता, इसका कोई इलाज है क्या तेरे पास? नहीं है तो चली जा यहाँ से, और बाकी सब भी चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। राखी और बाकी लोग बाहर आ जाते हैं। तुम माँ की बात का बुरा मत मानना, उनके पेट में कुछ ज्यादा ही तेज दर्द है, बस इसीलिए गुस्सा कर रही हैं। तो उनको कोई दवाई नहीं दी क्या? दी तो है, पर अभी तक कोई असर ही नहीं है। आखिर अचानक उनके पेट में दर्द कैसे हो गया? क्या खाया था रात को? रात को कड़ी और चावल खाए थे उन्होंने। ओह अच्छा, मैं सब समझ गई। लगता है उनकी गैस बन गई है। मैं अभी आती हूँ, तब तक उनको संभालो। राखी जल्दी से रसोई में जाती है और एक काढ़ा तैयार करती है। अजवाइन, काली मिर्च और हींग मिक्स करके काढ़ा बनाकर जल्दी से शांति के पास जाती है। अरे तुझे बोला था ना जाने को, फिर अभी तक गई क्यों नहीं? मैं चली जाऊंगी, पर अभी ना आप ये काढ़ा पी लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। ये कैसा काढ़ा बना लाई है? इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही, तो ये काढ़ा क्या काम करेगा? माँ, पीने में क्या जाता है, आप एक बार पी कर तो देखो, क्या पता कुछ आराम मिल जाए। महेश के कहने पर शांति उस काढ़े को पी लेती है। उसके बाद सब वहीं खड़े शांति की शक्ल देख रहे थे। कुछ ही मिनटों में शांति के पेट का दर्द एकदम गायब। शांति के चेहरे पर तो खुशी के फूल खिल जाते हैं। अरे मेरा पेट दर्द तो एकदम छू हो गया। ये तूने कैसे किया बेटा? मैंने तो बस अजवाइन, काली मिर्च और हींग का काढ़ा बनाकर आपको दिया था। कितनी बुद्धिमान है ये लड़की। इससे बुद्धिमान बहू तो मेरे महेश के लिए कोई हो ही नहीं सकती। शांति राखी को गले से लगा लेती है और जल्दी उसकी शादी अपने बेटे महेश से करवा देती है। और उसे कभी पता ही नहीं चलता कि वो तो उसके बेटे की ही पसंद थी। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सुबह के समय उठकर हरि का नाम जपना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह उठकर हरि नाम जपने के बजाय घर वालों को ताने देकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ऐसी ही गंभीर बीमारी से पीड़ित है हमारे गुप्ता साहब। पुणे के रहने वाले गुप्ता जी को एक बड़ा ही अजीब किस्म का ऑब्सेशन था। उनको हर समय घर में उपयोग हो रही बिजली के बारे में चिक 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 करते रहने की आदत थी। बिजली का बिल 500 आए या 5000, उनके प्रवचन कभी भी बंद होने का नाम नहीं लेते थे। गुप्ता जी को हमेशा यही लगता था कि घर में रहने वाले सभी लोग गैर जिम्मेदार हैं, इसी कारण उन्हें बिजली का लंबा चौड़ा बिल भरना पड़ता है। अरे यार, मैंने रात भर से अपना फोन चार्जिंग पर लगा रखा था, फिर मेरा फोन डिस्चार्ज होकर ऑफ कैसे हो गया? अरे भैया, चार्जर में लगाने से क्या होता है? एक बार स्विच की तरफ भी तो देख लो। अरे यार, तमाशा बना कर रख दिया है पापा ने हमारी जिंदगी का। ऐसा कौन करता है? अब मुझे ऑफिस के लिए एक जरूरी मेल करना है और मेरा फोन ऑफ पड़ा हुआ है। अब मैं फोन चार्ज करने के लिए यहाँ बैठा रहूंगा तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, और ऐसे ही चला जाऊंगा तो बॉस को मेल कैसे करूंगा?
ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। पता है मुझे कितने बड़े कलेक्टर की नौकरी कर रहा है तू। पूरी पूरी रात चार्जर ऑन करके सोना कोई समझदारी का काम है क्या? पता भी है बिजली का बिल कितना आ रहा है? अरे पापा, मैं रात को 10 बजे घर आया था, खाना खाकर सो गया। आप ही बताओ कब करूँ फोन चार्ज? बेटा ज्यादा वीआईपी फोन आते हो ना तुम्हारे, तो अपना फोन ऑफिस से ही चार्ज करके लाया करो। लेकिन 10 घंटे मैं चार्जर चलाकर नहीं छोड़ सकता तुम्हारे लिए। पापा की बात सुनकर शेखर गुस्से में लाल पीला हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि पापा के साथ ज्यादा बहस करने का कोई मतलब नहीं है। इतने सालों में उनकी आदतों में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था, इसलिए वो गुस्से में तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाता है। फरवरी का महीना बीतने को आ गया, लेकिन इस घर में गीजर बंद नहीं हुआ अभी तक। बिजली का बिल देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन तुम लोगों की आदतों में कोई बदलाव नहीं आ रहा। अरे छत पर इतनी तेज सूरज चमक रहा है, ये नहीं कि एक बाल्टी पानी निकाल कर छत पर रखते, थोड़ी देर में अपने आप गर्म हो जाएगा और फिर उसी से नहा लो। और ये गीजर का गर्म किया हुआ पानी शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। पता नहीं कब अकल आएगी इन लोगों को। बंद करो ये गीजर। अरे पापा जी, इतने काम पड़े हुए हैं, सुबह सुबह इतना समय कहाँ होता है कि पहले बाल्टी भर के पानी धूप में रखे और फिर 1 घंटे बाद उससे नहाए। तो बेटा थोड़ा जल्दी उठा करो, मेरे घर में पैसे का पेड़ तो लगा नहीं। और ये रसोई की लाइट जलाकर सब्जियां काटने की क्या जरूरत है? बाहर आंगन में बैठकर सब्जी काटो, रोशनी ही रोशनी है वाह। पता नहीं पापा जी को सबके साथ ये सब करने में क्या मजा आता है। एक लाइट जलने से कितना बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। पता नहीं कैसे इन लोगों ने इतने साल तक पापा जी की ये झिकझिक बर्दाश्त किए। भाभी, मैं भी परेशान हो गई हूँ पापा के ताने सुन सुनकर। कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं हॉस्टल में ही शिफ्ट हो जाऊँ। अरे क्या हो गया, इतनी नाराज क्यों हो रही हो? आपको पता नहीं भाभी, पापा ने ना मुझे एकदम टॉर्चर कर रखा है। पूरा दिन मेरा कॉलेज में बीत जाता है और जब मैं रात को स्टडी करने के लिए बैठती हूँ तो पापा आकर मेरे कमरे की लाइट बंद कर देते हैं। जब मैं पूछती हूँ पापा लाइट क्यों बंद कर रहे हो, तो कहते हैं दिन के उजाले में पढ़ा करो, रात में पढ़ाई करके बिजली का बिल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ही बताओ भाभी, इस घर में पढ़ाई करने से ज़्यादा ज़रूरी बिजली का बिल बचाना है क्या? कैसे घर में रह रहे हैं हम लोग? इससे तो अच्छा बंदा हॉस्टल में ही रह ले। अरे साक्षी, तू तो कल को शादी करके भी चली जाएगी। मेरे बारे में सोच, मुझे तो जीवन भर इसी घर में बिताना है। मेरी सहानुभूति आपके साथ है भाभी। भगवान आपको ये कष्ट सहने की हिम्मत दे। मैं तुझे अपना दुख बता रही हूँ और तुम मस्खरी कर रही है। ठहर जा भी। मजाक अपनी जगह है भाभी, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे कैसे चलेगा? टीवी देखने बैठो तो पापा आकर टीवी बंद कर देते हैं। और आपको पता है कल भैया के साथ क्या हुआ? क्या हुआ मुझे नहीं पता। भैया वॉशरूम में थे और पापा ने आकर वॉशरूम की लाइट बंद कर दी। बेचारे भैया अंदर से आवाज़ें लगाते रहे। फिर जब मुझे आवाज़ आई तब जाकर मैंने लाइट ऑन की। वैसे उस टाइम ना मुझे हंसी बहुत आ रही थी, लेकिन सच में भैया को बहुत बुरा लगा होगा। पापा ने सबका जीना मुश्किल करके रखा है। एक आइडिया है, कहो तो हम लोग ट्राई करें। अरे भाभी जल्दी बताओ ना क्या आइडिया है। सृष्टि साक्षी को पूरा प्लान समझाती है। पापा सुधरेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, करते हैं। अगले दिन। अरे बहू, मैंने आधे घंटे पहले तुम्हें अपना कुर्ता प्रेस करने के लिए दिया था, प्रेस हुआ या नहीं? मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है। पापा जी, मैं आपका कुर्ता ही प्रेस कर रही हूँ, आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए। अच्छा ठीक है, जल्दी से करो, मैं बाहर बैठक में बैठा हुआ हूँ। आधा घंटा और बीत जाने के बाद भी जब कुर्ता ना आया तो गुप्ता जी एक बार फिर से अपनी बहू को आवाज लगाते हैं। अरे बहू, कुर्ता प्रेस कर रही हो या बिरबल की खिचड़ी पका रही हो? भाई कुर्ता प्रेस हुआ या नहीं? पापा जी, मैंने कहा ना मैं आपका कुर्ता ही प्रेस कर रही हूँ, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अरे कौन सा स्पीड से कुर्ता प्रेस कर रही हो, जो पिछले 1 घंटे से तुम्हारा कुर्ता प्रेस हो ही नहीं रहा? पापा जी, आप ही कहते ना बिजली का बिल बहुत आ रहा है, हमें बिजली बचाने पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैंने बिजली की प्रेस को उठाकर कबाड़ी वाले को बेच दिया है। क्या कहा तुमने? प्रेस कबाड़ी वाले को बेच दिया? तो फिर प्रेस क्या फूंक मार कर रही हो? नहीं पापा जी, मैंने बिजली बचाने का तरीका सोचा है। अब से हम लोग ना लोटे में गर्म पानी लेकर उससे कपड़े प्रेस किया करेंगे। अरे पुराने जमाने में जब बिजली की प्रेस नहीं थी तब क्या लोग कपड़ों पर आयरन नहीं करते थे? तो बात तो एक ही हुई ना। तुम पहले गीजर चलाकर पानी गर्म कर रही हो और फिर गर्म पानी से मेरे कपड़ों पर प्रेस कर रही हो। टाइम और बिजली दोनों की बर्बादी एक साथ। नहीं नहीं पापा जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने गीजर में पानी गर्म नहीं किया, मैंने तो 1 बाल्टी पानी छत पर रख रखा है। छत पर इतनी तेज धूप निकली हुई है, पानी अपने आप ही गर्म हो रहा है और उसी पानी से मैं लोटा भर के आपके कपड़े प्रेस कर रही हूँ।
बहू की बात सुनकर गुप्ता जी अपना सर पीट लेते हैं और बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकल जाते हैं। पापा के जाने के बाद साक्षी हंसते हुए वहां आती है। भाभी मजा ही आ गया। पापा को सुधारने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। अरे रुको जरा, आगे आगे देखो होता है क्या। शाम के समय जब गुप्ता जी आकर टीवी ऑन करते हैं तो देखते हैं उसमें कोई चैनल चल नहीं रहा। साक्षी बेटा देखो तो जरा टीवी को क्या हो गया। टीवी में कोई डेटा कनेक्शन ही नहीं है तो चलेगा कैसे? भैया ने वाईफाई का कनेक्शन कटवा दिया है। वाईफाई का राउटर दिन भर बिजली खाता था, इसलिए अब से ना रहेगा वाईफाई, ना चलेगा टीवी। हो गई ना बिजली की डबल बचत। और तो मैं न्यूज़ कहाँ देखूंगा? तुम्हें पता है ना न्यूज़ देखे बिना मेरा खाना हजम नहीं होता। अरे पापा, ये 2 रुपए का अखबार किस दिन काम आएगा? ये लीजिए, जी भर के खबरें पढ़िए और खूब खाना पचाइए। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर सो गए थे। अचानक की रात के 11:30 बजे गुप्ता जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा उनका पूरा शरीर पसीने में लथपथ है और कमरे का पंखा, लाइट सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। और मेरे कमरे का पंखा कौन बंद करके चला गया? अरे पापा उठ गए आप? चलिए आप भी हम लोगों के साथ बाहर आंगन में सोने चलिए। देखिए बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। आप ही तो कहते हैं ना पंखा और एसी शरीर को खराब कर देते हैं, इसलिए मैंने ही आपके कमरे का पंखा बंद कर दिया था। देखिए मैंने कितनी बिजली की बचत की है। एक तो मेरी नींद तोड़ दी, ऊपर से बिजली बचाने का डायलॉग सुना रहा है। अरे बंद करो ये बचत बचत। परेशान करके रख दिया तुम सबने मुझे। एक तो मेरा वैसे ही सुबह से दिमाग खराब है। पहले बहू ने मुझे कपड़े प्रेस करके नहीं दिए, जिसकी वजह से मुझे बिना इस्त्री के कपड़े पहनकर बाहर जाना पड़ा। सुबह से टीवी नहीं देखा और अब तूने आकर पंखा भी बंद कर दिया। ना चैन से जागने दे रहे हो ना सोने दे रहे हो। अरे तुम लोग चाहते क्या हो? यही पापा कि बिजली बचाना अच्छी बात है, लेकिन बचत का ये मतलब नहीं होता कि आप सबका जीना दुश्वार करके रख दे। आपको भी तो ये बात समझनी चाहिए ना। समझ गया बेटा, अच्छी तरह से समझ गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं वादा करता हूँ आगे से मैं तुम लोगों को बिजली बचाने के लिए कभी परेशान नहीं करूँगा। अगले दिन अच्छा मैं शर्मा जी के यहाँ होकर आता हूँ जरा, काफ़ी दिनों से मिलना नहीं हुआ। गुप्ता जी शर्मा जी के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं उनका बेटा कमरे में 3-3 बल्ब जलाकर पढ़ाई कर रहा है। गुप्ता जी जाकर 2 बल्ब बंद कर देते हैं। अरे बेटा 3-3 बल्ब क्यों जला रखे हैं? पढ़ाई तो एक बल्ब में ही हो सकती है ना? और बेटा दिन में पढ़ाई किया करो, ये बल्ब की रोशनी में पढ़ाई करके बिजली का बिल क्यों बढ़ा रहे हो? ठीक है अंकल। इतना कहकर शर्मा जी का बेटा किताबें छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अरे गुप्ता जी बड़े अजीब आदमी हैं आप। मेरे घर का बिजली का बिल आपको देना पड़ता है क्या? जो आप मेरे बेटे को पट्टी पढ़ा रहे थे, एक तो वैसे ये पढ़ने नहीं बैठता, किसी तरह से डरा धमका कर मैंने पढ़ने बिठाया था और आपने आकर मुफ्त का ज्ञान बघार दिया। बेचारे आदत से मजबूर गुप्ता जी शर्मा जी से मुंह की खाने के बाद मुंह लटकाकर अपने घर को लौट आते हैं। लेकिन क्या करें, कहते हैं ना कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती। तो बेचारे गुप्ता की आदत भी इतनी आसानी से तो सुधरने वाली थी नहीं। सुबह होते होते वो शर्मा जी के यहाँ हुई घटना भूल चुके थे और एक बार फिर से अपने परिवार को बिजली के बिल कम करने के लिए ताने सुना रहे थे। ओ नो, मेरे 50 रुपये। यार ये क्या है, आज भी नहीं जीती। इतने में तो 2 प्लेट गोलगप्पे खा लेती। लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी। अरे क्या बड़बड़ा रही है बहू? फिर कहीं पैसे हार कर आ गई क्या? अरे शर्म कर शर्म, बहू होकर सट्टे में पैसा लगाती है। ये कहाँ लिखा है कि बहू ये सट्टा नहीं खेल सकती है? कुछ भी ना माँ जी, ये जो कान में बड़ी बड़ी बालियां पहनी है ना, वो सट्टी की ही तो कमाई है। तभी वहाँ बुआ सास अपनी बहू के साथ आ जाती है। बुआ सास की बहू कहती है, अरे भाभी क्या सारा दिन मोबाइल पर लगे रहती हैं? वैसे क्या करती हैं आप? सुना है काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। मैं क्या करती हूँ वो तो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन आप क्या करती हो, नौकरी या हाउसवाइफ? ना, मैं तो वर्किंग हूँ, HR में काम करती हूँ। लेकिन आप लगता है CBI में है, जो बता नहीं रही है कि पैसे कहाँ से छापती हैं आप। हाँ श्रीना, परिवार में सब कहते हैं तू बड़ा कमाती है, लेकिन करती क्या है सारा वक्त? तू घर पर ही तो दिखाई देती है। अरे आप बताना क्या करती है, कहाँ से पैसे लाती है? दिमाग से सट्टा लगाती हूँ, जीत जाती हूँ और डबल पैसे कमाती हूँ। हाय रे, सट्टा खेलती है तो क्या गली मोहल्ले के लड़कों के साथ पत्ते भी खेलती है?
पेड़ के नीचे बैठ गए। शीना को गुस्सा आ जाता है। वैसे बुआ जी, आपके बेटे राकेश भैया वो भी तो स्टॉक मार्केट में है ना? वो क्या काम है? वो भी तो सट्टेबाजी ही है ना? उन्हें कहते हैं ब्रोकर। सही कहा ना मैंने? शीना ये बोलकर वहां से चली जाती है। सास भी बुआ सास की जितनी खिदमत कर सकती है करती है। फिर शाम को, माँ कहाँ है? तभी वहां शीना का पति आ जाता है। क्या बात है शीना, क्यों चिल्ला रही हो? माँ मंदिर गई है कीर्तन में। मैं माँ से कुछ पैसे उधार लेने आई थी। चलो तुम सामने आ गए हो तो तुम ही निकाल दो 10,000। 10,000? कैसी बात कर रही हो शीना, ये तो बहुत बड़ी रकम है। वैसे करोगी क्या? त्योहारों की शॉपिंग करनी है क्या? अरे ना, शॉपिंग वॉपिंग बाद में करेंगे, अभी तो सट्टे में लगाना है। अरे देती हो ना डबल करके। अच्छा ठीक है, ये लो, पर वापस दे देना। वो क्या है ना, त्योहारों का वक्त है, पैसे की बहुत ज़रूरत है। खैर, शीना के पास पैसे आ जाते हैं और वो सट्टा लगा देती है। किस्मत साथ देती है और शाम को ही, रोहन मैंने तुम्हारे अकाउंट में 20,000 ट्रांसफर कर दिए हैं, देख लेना। वाह यार, क्या बात है। मैं तो सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़कर तेरे साथ सट्टा लगाने में लग जाऊं। आ जाओ। वैसे भी मुझे अब एक असिस्टेंट की तो जरूरत है ही। सोच रही हूँ ऑफिस ही खोल लूं या फिर ट्रेनिंग सेंटर। कुछ रोज जीते हुए पैसे चलते हैं। शीना को फिर से सट्टा खेलने की तलब लगती है। मम्मी जी प्लीज दीजिए ना, 5,000 की जरूरत है। ले, लेकिन सट्टे में ना लगाना, साफ बता रही हूँ। क्यों माँ जी, क्यों ना लगाऊं सट्टे में? अरे तो नहीं देने वाली। अरे नहीं माँ जी, मुझे तो बस पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि पार्लर जाना है। ठीक है, ये सट्टा खेल कर ना तू मुझे दाऊद जैसी लगने लगी है। जाकर थोड़ी छोकरी वाली शक्ल भी कर ले। बहू सास से पैसे तो ले लेती है, लेकिन आदत के अनुसार उस पैसे को लगा देती है सट्टे में। फिर शाम को, माँ जी ये लीजिए 10,000 रुपये, सुबह आपने दिए थे मुझे 5,000। और लेकिन मैंने तो पार्लर जाने के लिए दिए थे ना। हाँ गई तो थी, वहां भी गई थी और पैसे भी बच गए। 5 का 20 किया है, ये 10 आपकी 10 मेरे। क्यों, कैसी रही? तभी वहां शीना का पति भी आ जाता है। हाँ माँ, मेरे भी इसने 10 के 20 किए थे। अरे मजा आ गया यार। कहाँ मैं पूरे महीने घिस घिस कर काम करता हूँ, तब पैसे जाकर आते हैं, और कहाँ ये चुटकी में 4 गुना कर देती है। बहू में गुण तो है, लेकिन बेटा लक ना हर वक्त काम नहीं करता, कभी कभी धोखा भी मिल जाता है। ये कैसे फिलोसॉफी है आपकी मम्मी जी? मैंने कब कहा कि मैं सिर्फ किस्मत के भरोसे हूँ? मैंने मेहनत की है, दिमाग लगाया है, पुराने अनुभव के साथ आगे बढ़ रही हूँ मैं। हाँ मगर फिर भी क्या है माँ, माना बहू किसी सास को अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसकी प्रतिभा को सराहा करो ना कभी कभी। प्रतिभा? अरे बेटा, जुआ खेलना, उसमें हारना जीतना, यह कोई प्रतिभा नहीं बल्कि काहिलपना होता है। अरे पढ़ी लिखी लड़की है, कम से कम कोई नौकरी करे, सारा दिन ये सब करती है तो अच्छा लगता है क्या? कल को बस करिए माँ जी, बस करिए। कल को क्या पता है, कल को मुझसे सट्टेबाजी सीखने कुछ लोग आए थे। शिक्षिका का दर्जा दिया था उन लोगों ने मुझे। आप बताइए। अरे वाह शीना, मुझे तुम पर सच में बहुत गर्व है। अरे रुको बेटा, गर्व करने से पहले पूछ तो लो, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे? हाँ, कौन लोग थे शीना, कहाँ से आए थे? अरे वो मैं क्या कह रही थी, जानकारी लेना चाह रहे थे, अब जहाँ से भी आए हो। अरे जेल से आए थे, कल्लू कातिल के भतीजे थे। बता, लोग तो हमारे घर को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी मुजरिम का घर हो। माना माँ, जेल से आए थे, लेकिन क्या किसी को सुधरने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या जो जेल से आता है वो जिंदगी नहीं बना सकता? सट्टे में, जुए में जिंदगी? वाह बहू वाह। सास बोल ही रही थी कि शीना का पति कहता है, शीना ये लो, मेरी पूरी इस महीने की सैलरी लगा दो, और 4 गुना हो जाए तो आधी तुम्हारी आधी मेरी। अरे वाह जानू, क्या बात है। मैं भी देखती हूँ कहाँ सट्टा लगाना है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा काम मत कर।
अभी तो राशन, बिजली का बिल, बच्चे की फीस कुछ नहीं गया है। देखना, इन पैसों को जब मैं 4 गुना कर दूंगी ना, तो इन लोगों को 1-2 नहीं बल्कि आने वाले 4 महीने का एडवांस पे कर देंगे हम। शीना ना आओ देखती है न ताओ। सास के लाख मना करने के बाद भी वो पूरे पैसे झोंक देती है सट्टे में। फिर क्या हुआ शीना, जल्दी बताओ। अब लग रहा है कि, अरे जल्दी बताना, हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या लग रहा है? लग रहा है कि हम लखपति होने वाले हैं, है ना? अरे माँ, अब तो मजा आ जाएगा। जल्दी बोलो शीना। हाँ मतलब ओके। अरे मुझे इस लड़की में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। अरे मानो ना मानो, यह सब डुबा कर बैठी है, मैं लिख कर देती हूँ। लिख कर देती हूँ? क्या माँ लिख कर देती हो? अरे मेरी बीवी को ऐसा वैसा मत समझो। अरे बोलो ना शीना। मुझे माफ कर दो। मुझे लग रहा है कि सासू माँ से लिख कर ले ही लो कि पैसे डूब गए। कैसी बात कर रही हो शीना? मेरे पास जितने थे सारे लगा दिए। अब घर कैसे चलेगा? अरे कैसे क्या, ये तेरी बीवी बताएगी। मैंने तो पहले ही मना किया था। माँ जी, इस बार बता दे कि कैसे चलेगा। मैं वादा करती हूँ आज के बाद सट्टेबाजी में कभी पैसा नहीं लगाऊंगी। अरे उन्हीं पैसे से जिन्हें तूने हारे है। कैसे माँ? वो तो चले गए। हाँ गए तो बहू के पास से गए ना, मेरे पास आए। ये सट्टा बहू ऑनलाइन मुझसे ही खेल रही थी।